भारत के राफेल के लिए फ्रांस की तरफ से अभी अपनी ब्रांड न्यू टेलियोस्पॉट को ऑफर किया गया है। बोइंग की तरफ से अभी अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इंडियन नेवी की 57 कैरियर वन फाइटर जेट के टेंडर में ऑफर किया जा रहा है। भारत की तरफ से अभी अपनी सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। INS विराट को अब एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक NOC मिलने का इंतजार है, लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे NOC नहीं मिलता है तो इसको स्क्रैप करना पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। US नेवी की एक P-8 एयरक्राफ्ट को भी इंडियन नेवी की बेस में रिफिल करने के लिए रुकना पड़ा है और हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में मिली मुंह तोड़ जवाब के बाद चाइना अभी आतंकवाद के रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है और कश्मीर में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए ISI के साथ हाथ मिला चुकी है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल जेट की तरफ से है। अभी फ्रांस की तरफ से बात बताया गया है कि भारत को अभी फ्रांस की तरफ से राफेल के लिए टारगेटिंग पॉड का डेमो दिखाया गया है। इसके बारे में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को भी फ्रांस की नई टेलियोस टारगेट एक्विजिशन पॉड का डेमो दिखाया गया था और इनको इंडियन एयरफोर्स के राफेल में इंटीग्रेट करके 22 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स के पायलट को इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसकी लाइव डेमो को दिखाया गया था। आमतौर पर जो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स होते हैं इसमें लेजर, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर मौजूद होते हैं और इनको दुश्मन के ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब या फिर मिसाइल को फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर इनको एक्सटर्नली एयरक्राफ्ट में माउंट किया जाता है। अब टेलियोस्पॉट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्टोनिक सिस्टम है, जिसको फ्रेंच कंपनी थेल की तरफ से डेवलप और डिजाइन किया गया है। इसको 2018 में फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी इसी महीने से इनको फ्रांस फुली ऑपरेशनल करने वाला है। अभी इनको जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को टेस्ट करने के लिए दिया गया था तो इसी दौरान ये अलग अलग रोल में, जैसे कि एयर टू एयर मोड में, एयर टू ग्राउंड मोड में या फिर एयर टू सी मोड कैसे काम करता है इसके बारे में डेमो दिखाया गया था। राफेल में पहले से ही बेहतरीन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन फ्रांस के मुताबिक ये भारत के राफेल यानी कि F-3R स्टैंडर्ड के राफेल की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करने वाली है और स्पेशली किसी भी स्मॉल मोबाइल टारगेट को अटैक करने के लिए या फिर डीप स्ट्राइक मिशन के दौरान ये काफी कारगर साबित होने वाला है। टेलियोस्पॉट में AI सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से अपने टारगेट को अपने आप ही डिटेक्ट कर सकता है या फिर ट्रैक कर सकता है, जिस वजह से पायलट का काम वहां पर काफी कम हो जाता है। अब डीप स्ट्राइक या फिर टारगेट एक्विजिशन के अलावा इसको रिकॉन मिशन में भी यूज किया जा सकता है, जहां पर ये काफी कलरफुल इमेज को प्रोवाइड कर सकती है। अब भारत ने जब राफेल डील को फाइनल किया था तो तब इसको खरीदा नहीं गया था क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में थे, लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से इसको भारत को सप्लाई करने का जिक्र किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी फाइटर जेट में, चाहे वो Su-30 हो, मिराज 2000 हो या फिर जगुआर हो, इन सभी में इजरायली ओरिजिन लाइटिंग पॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे करीब 164 पॉड्स के लिए भी 2016 में ऑर्डर प्लेस किया गया था। पर अभी फ्रांस की तरफ से राफेल के लिए टेलियोस्पॉट को सप्लाई करने का ऑफर दिया जा रहा है। अगला अपडेट बोइंग की F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेके। रिसेंटली बोइंग की तरफ से बताया गया है कि वो इंडियन नेवी के लिए अभी अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को ऑफर करने वाले हैं और इंडियन नेवी की तरफ से इशू किए गए RFI को रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने भी F-18 की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट को इंडियन नेवी को ऑफर किया है और सेम वेरिएंट को अभी US नेवी की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बोइंग का कहना है कि इसे यूनाइटेड स्टेट की नेवी और इंडियन नेवी के बीच आगे चल के जॉइंट कोऑपरेशन और भी बेहतर होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों काफी सारे जॉइंट ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। अभी बोइंग की तरफ से F-18 की जिस ब्लॉक 3 वेरिएंट को बनाया जा रहा है उसको US नेवी को डिलीवर करना शुरू किया गया है और सेम वेरिएंट यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए ऑफर किया गया है और एयरक्राफ्ट किसी भी तरह के मिशन को कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिशन हो या फिर एयर टू ग्राउंड मिशन हो, और इसको दिन और रात में या फिर किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि यह हर तरीके के मिशन को कर सकता है। अब इंडियन नेवी की तरफ से अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 57 कैरियर वन फाइटर को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था और ये उसी के अंदर ही भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भारत इसको 36 तक रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फिर भी बोइंग की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर F-18 का जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो राफेल है और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही बोइंग की तरफ से अपनी F-18 को स्की जंप टाइप के रैम्प से टेक ऑफ करने की टेस्टिंग की जा रही थी, जिससे साफ होता है कि इसको वो इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। वैसे US नेवी के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उसमें कैटapult की मदद से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है
पर इंडियन नेवी में स्की जंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैरियर की फ्रंट सेक्शन में एक रैंप होता है जो कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए सफिशिएंट एंगल प्रोवाइड करती है। अगला अपडेट भारत की सौर्य मिसाइल को लेके। आज सुबह ओडिशा तट से भारत की न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण कंडक्ट किया गया है। इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर तक है और यह हमारे एग्जिस्टिंग मिसाइल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल और जब ये अपने टर्मिनल फेज में होता है तो यह हाइपरसोनिक स्पीड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। पिछले कई दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि डीआरडीओ की तरफ से बैक टू बैक कई मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें पहले ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था, उसके बाद लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया था और अभी उसके बाद सौर्य मिसाइल को भी टेस्ट किया गया है। अब आगे चल के इसके बाद निर्भय मिसाइल की भी टेस्ट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है और अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच इन सभी मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्ट को कंडक्ट करना काफी मायने रखता है। इसमें ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल की बात करें तो इनको भारत किसी भी तरह के कंडीशन में चाइना के हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं पर हाल ही में अर्जुन टैंक से फायर किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो ये गेम चेंजिंग वेपन होने वाला है, क्योंकि ये एक मॉडर्न थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर मॉडर्न एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। अगला अपडेट आईएनएस विराट को लेके, और शायद अभी आईएनएस विराट को लेके कुछ अच्छी खबर सामने आने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि आईएनएस विराट को अभी स्क्रैप होने से बचाने के लिए मुंबई की एनवीटेक नाम की कंपनी आगे आ चुकी है और ये कंपनी अभी आईएनएस विराट को स्क्रैप करने के बदले एक म्यूजियम के तौर पर सेटअप करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसके ऑक्शन के दौरान इसको श्रीराम ग्रुप की तरफ से लगभग 38 करोड़ में खरीद लिया गया था और वो अभी इसके लीगल ओनर बन चुके हैं और इसे स्क्रैप ऑक्शन से खरीदा गया था, जिसका मतलब ये है कि इसको किसी दूसरे कंपनी को नहीं बेचा जा सकता और इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ सकता है। अच्छी बात यह कि अभी श्रीराम ग्रुप की तरफ से भी इसको एक म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए सहमति जताई और इसको वो अभी मुंबई की एनवीटेक को बेचने के लिए भी राजी हो चुके हैं। इनिशियली एनवीटेक की तरफ से इसके लिए 60 करोड़ देने का ऑफर दिया गया था, जबकि श्रीराम ग्रुप की तरफ से 125 करोड़ का डिमांड किया गया था। लेकिन श्रीराम ग्रुप का यह भी कहना है कि ये देश के लिए गौरव की बात है, जिस वजह से उन्होंने अभी एनवीटेक के साथ 100 करोड़ में इस डील को फाइनल करने का फैसला किया है और अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए एनओसी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी नहीं दिया जाता है तो उनको मजबूरन इसके डिसमेंटल प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा और आईएनएस विराट को एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने का जो आखिरी उम्मीद था उसको भी स्क्रैप करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से वक्त आ गया जहां पर आप सभी को गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, इसीलिए मोबाइल उठाए और आईएनएस विराट को म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए और एनओसी ग्रांट करने के लिए गवर्नमेंट को ट्वीट कीजिए। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश की तरफ से। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश की नेवीज के बीच अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। ये एक मेगा एक्सरसाइज होने वाली है क्योंकि इसमें लगातार कई एक्सरसाइज को कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले तो दोनों ही नेवी के बीच 4 और 5 अक्टूबर को जॉइंट पेट्रोलिंग मिशन को कंडक्ट किया जाएगा, जिसको कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या कॉर्पोरेट मिशन कहा जाता है। इसके अलावा अभी भारत और बांग्लादेश के बीच बंगोसागर एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसको पहली बार पिछले साल शुरू किया गया था। इस दौरान एक वाइड रेंज की मिशन को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों ही तरफ से फोर्सेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस दौरान सरफेस वॉरफेयर के साथ साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे। इंडियन नेवी की तरफ से इसमें अपनी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस खुखरी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस किल्टन को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से अपनी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट अबू बकार और कॉर्वेट प्रोटी को डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। रिसेंटली भारत बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी में भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और रशिया के साथ कई जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट कर चुकी है और ये सभी एक्सरसाइज अभी चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच कंडक्ट किए गए हैं और अभी एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ भारत नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। अगला अपडेट लेमोआ एग्रीमेंट को लेके। अब सबको ये बात पता होगा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसका नाम लेमोआ एग्रीमेंट था और इस एग्रीमेंट के अंदर भारत और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे के वेसेस को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर जरूरत के वक्त रुक सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह की लॉजिस्टिक और सपोर्ट को वहां पे हासिल कर सकते हैं। इस पैक्ट के अंदर भारत यूनाइटेड स्टेट की देगू गार्सिया बेस को भी एक्सेस कर सकता है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा नेवल बेस है और चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में ये इंडियन नेवी के लिए एक पावर बूस्टर बनने वाला है
ओरिजिनली लेमो एग्रीमेंट को 2016 में साइन किया गया था और इसको 2017 से ऑपरेशनल करना शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक कभी भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस पैक्ट के अंदर किसी भी इंडियन बेस को एक्सेस नहीं किया गया था। अब भारत की बात करें तो भारत 1 या 2 बार यूनाइटेड स्टेट के टैंकर से रिफिल कर चुका है और इसको आखिरी बार शायद सितंबर के महीने में कंडक्ट किया गया था। और इससे पहले जब 2017 में इस पैक्ट को ऑफिशियली इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया था तो तब यूनाइटेड स्टेट की नेवी और इंडियन नेवी के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज किए गए थे, लेकिन अभी पहली बार यूएस नेवी के P-8 एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की बेस में आके रुकना पड़ा है और रिफिल करना पड़ा है। ये एयरक्राफ्ट शायद यूनाइटेड स्टेट की दिएगो गार्सिया बेस से टेक ऑफ करने के बाद अपने रेगुलर मिशन में डिप्लॉय किया गया था और लगभग 1 हफ्ते पहले इसे भारत के अंडमान बेस में लैंड करना पड़ा था और रिफिल करने के बाद ये वापस चला गया था। एक सिंपल रिफिलिंग मिशन था, लेकिन इसी के साथ भारत और यूएस के बीच लेमो एग्रीमेंट को दोनों तरफ से ऑपरेशनल किया जा चुका है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। वैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच अभी भी फेस अप जैसा सिचुएशन बना हुआ है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता लगा है कि चाइना अभी भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में अभी हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना की तरफ से अभी जानबूझकर पाकिस्तान की मदद से कश्मीर वैली में हथियारों को पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों के अंदर आपने देखा होगा हर रोज इंडियन आर्मी की तरफ से एमुनिशन को जब्त किया जाता है या फिर हथियारों को जब्त किया जाता है। इन सभी को ड्रोन्स की मदद से या फिर जैसे तैसे छुपाकर कश्मीर वैली में मौजूद सुअरों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाता है ताकि वो कश्मीर वैली में इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सके। इसके लिए अभी चाइना की तरफ से पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर प्रॉपर प्लानिंग की गई है और वो कम मात्रा में नहीं बल्कि काफी बड़ी मात्रा में अभी इनको कश्मीर वैली में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी जानकारी हासिल की गई है, लेकिन वो पब्लिक को बताया नहीं जा रहा है। लेकिन अभी तक जितना भी एमुनिशन यहाँ पर बरामद किया गया था उनमें से ज़्यादातर चाइनीज ओरिजिन वेपन है या फिर एमुनिशन है, चाहे वो राइफल हो, ग्रेनेड हो या फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने वाले ड्रोन्स हो। अभी एक और चिंताजनक बात भी सामने आई है और वो ये है कि हालांकि हमारी पूरी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी गई है जिसमें से किसी बाहरी सुअर का घुसपैठ करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसी दौरान हमारे इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक कश्मीर वैली में अभी इंटरनल रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, यानी कि जब वो बाहर से सुअरों को नहीं भेज पा रहे हैं तो वो भारत के अंदर ही आतंकवादियों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी वो भारत के नौजवानों को गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक चिंताजनक बात है क्योंकि बाहरी खतरों से अंदरूनी खतरे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।